हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ योर हेल्थ। मैं सार्थक शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लीगल साइंस के इस स्पेक्टेकुलर प्लेटफॉर्म में, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म मेक्स अ लर्निंग इजी, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इंटरेस्टिंग। तो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही फेमस केस, आई विल नॉट से फेमस, एक इनफेमस केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो 1978 में जिसका जजमेंट डिलीवर हुआ। The name of the case is Tukaram and Others versus State of Maharashtra. इनफेमसली या पॉपुलरली आप इस केस को मथुरा रेप केस के नाम से भी जानते हैं। मथुरा रेप केस, दिस केस स्टैंड्स एट द क्लाइमैक्स ऑफ द रेप लेजिस्लेशन इन इंडिया। इंडिया में जितने भी आप रेप से रिलेटेड या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड लेजिस्लेशंस, अमेंडमेंट्स, न्यू लॉज देखते हैं, उन सभी का स्टार्टिंग पॉइंट ये मथुरा रेप केस का जजमेंट था। मथुरा रेप केस का जजमेंट और उसका आफ्टरमैथ, क्योंकि इसके आफ्टरमैथ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लाइक एन ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज रिटन क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस एंड प्रोवाइडिंग फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। यस, सो हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में। मथुरा रेप केस, the incident, the rape on the body of Mathura, the alleged incident on the body of Mathura was happened in 1972 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 1978 में। तो इस 6 साल के बीच क्या क्या हुआ, यह समझना बहुत जरूरी है अगर मथुरा रेप केस के को अच्छे से समझना है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द केस फाइल्स ऑफ मथुरा रेप केस। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे किसी भी केस को समझने का है टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स को समझना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस केस। और इस केस की टाइमलाइन को शुरू करने से पहले इस केस का सबसे बड़ा डायलेमा बता देता हूं। द बिगेस्ट डायलेमा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, दैट डज साइलेंस अमाउंट्स टू कंसेंट। क्या साइलेंस कंसेंट के इक्विवेलेंट है? अगर एक विक्टिम चुप है तो क्या उसने कंसेंट दिया है फॉर द सेक्सुअल एक्ट? The first question. This whole case is related to the custodial rape of a 16-year-old tribal girl, जिसका पुलिस स्टेशन की कस्टडी में 2 पुलिस मैन ने ही रेप किया था, एलिग्ड रेप किया था। ओके, सो वी विल डिस्कस द होल टाइमलाइन। पूरी कहानी को हम लोग समझेंगे, बिकॉज टाइमलाइन, डिस्कसिंग द टाइमलाइन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू अंडरस्टैंड एनी केस। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 1972 26 ऑफ मार्च 1972 के दिन के एक इंसिडेंट से, जब मथुरा के भाई, मथुरा इज द विक्टिम इन दिस केस, जब विक्टिम के भाई विक्टिम के लवर के अगेंस्ट किडनैपिंग का एक कंप्लेंट फाइल करते हैं इन द देसाईगंज पुलिस स्टेशन। द होल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी इज दैट मथुरा, हु वाज अ 16-year-old ट्राइबल गर्ल, ये एक लव अफेयर में थी विद अ बॉय नेम्ड अशोक, और उनके भाई को और उनकी फैमिली को इससे ऑब्जेक्शन थी। तो मथुरा के ब्रदर, मथुरा के लवर अशोक के अगेंस्ट किडनैपिंग का एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, एक झूठी कंप्लेंट अगेंस्ट अशोक, द लवर ऑफ मथुरा, दैट ही हैड किडनैप्ड हिज सिस्टर। इस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेते हुए पुलिस मथुरा को और उनके लवर को पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसेस में बुलाते हैं। रात के 10:30 बज चुके थे और पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2 पुलिसमैन मौजूद थे, 2 पुलिस कांस्टेबल्स, गणपत और तुकाराम, जो इस मथुरा रेप केस में एक्यूज्ड पर्सन्स भी थे। गणपत एंड तुकाराम वर हाईली ड्रंक इन द पुलिस स्टेशन एंड इट वाज लेट नाइट। वो दोनों मथुरा के लवर अशोक से कहते हैं कि तुम घर जाओ, और मथुरा को वहीं पुलिस स्टेशन में रुकने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। This thing is pertinent to mention that in 1972 CRPC के वो प्रोविजंस मौजूद नहीं थे जो स्पेसिफिकली डिनाई करते हैं कि किसी भी वुमेन, किसी भी लेडी की प्रेजेंस पुलिस स्टेशन प्रेमाइसेस में रात को पुलिस नहीं रख सकती है। Yes, and that's why Mathura was kept in the police station at the midnight hours of 10:30 or 11. अकॉर्डिंग टू गर्ल्स टेस्टिमनी, अगले दिन सुबह को मथुरा टेस्टिमनी देती है कि उनके विक्टिम की बॉडी पर उन दोनों ही पुलिसमैन ने रेप किया। गणपत टुक मथुरा टू अ वॉशरूम दैट वाज अटैच्ड टू द पुलिस स्टेशन, और वहां पर गणपत ने जाकर विक्टिम की बॉडी पर रेप किया। देन Tukaram did the same act, although he was not able to rape her because he was highly drunk, but he tried to rape her.
आफ्टर दिस टेस्टिमनी विक्टिम को अगले ही दिन यानी 27 ऑफ मार्च 1972 को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक लोकल डिस्पेंसरी लेकर जाया जाता है। लेकिन लोकल डिस्पेंसरी जो कि वहाँ गांव के एक रूरल एरिया के रिमोट एरिया में थी, वहाँ के डॉक्टर डिनाई कर देते हैं टू एग्जामिन हर एंड ही स्टेट्स दैट ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जामिन अ रेप विक्टिम। उस डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है एक रेप विक्टिम को एग्जामिन करने के लिए। अगले ही दिन यानी 28 ऑफ मार्च 1972 को फाइनली मथुरा की बॉडी पर मेडिकल टेस्ट होता है और ये मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है एट द छतरपुर हॉस्पिटल। छतरपुर इज अ क्लोज डिस्ट्रिक्ट टू देसाईगंज पुलिस स्टेशन, जहां मथुरा को लेकर गए उनके फैमिली मेंबर्स और वहां पर उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। मेडिकल टेस्ट में एक चीज बहुत पर्टिनेंट है नोट करने के लिए, दैट द मेथोडोलॉजी, द क्राइटेरियन दैट वाज यूज्ड इन द मेडिकल टेस्ट वाज अ 2 फिंगर्स टेस्ट। एंड इस 2 फिंगर्स टेस्ट को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया बाय प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी एंड अदर ज्यूरिस्ट इन देयर ओपन लेटर दैट दे रोट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। एक ब्रीफ हाइलाइट्स में आप लोगों को बता देता हूं। मेडिकल टेस्ट की हाइलाइट्स थी कि विक्टिम की बॉडी पर कोई इंजरी मार्क नहीं था। द सेकेंड हाईलाइट वॉज दैट नो प्यूबिक हेयर ऑफ द accused persons was present at the private parts of the victim. And third thing, no semen was found in the private parts of the victim, although semen was found on the clothes of the victim. After all this medical examination, चार्जशीट फाइल की गई दोनों ही accused persons के खिलाफ जो पुलिस कॉन्स्टेबल्स थे, और फाइनली छतरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बहुत ही क्रिटिसाइजेबल जजमेंट पास किया। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस जजमेंट का को वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हुआ। इसको बहुत लार्ज लेवल पर पूरे देश में क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में द जजेस हेल्ड दैट नो रेप वॉज कमिटेड ऑन द बॉडी ऑफ मथुरा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उस जजमेंट का एक स्टेटमेंट जो जजेस ने खुद दिया आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। When the judges said that she, means the victim, the prosecutrix, was used to having sex and must have consented to the police. She claimed so that she would appear virtuous to her lover. Means according to the judges were saying कि जो victim थी, the 16-year-old tribal girl, she was used to sex एंड दैट्स वाई उसने खुद कंसेंट दिया पुलिसमैन को, और बाद में उसने पुलिस पे एलिगेशंस लगाई ताकि वो अपने लवर के सामने वर्चुअस यानी पवित्र नजर आ सके। इट वॉज अ स्टेटमेंट बाय समवन हु इज ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बाय द जज ऑफ द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस केस का, इस जजमेंट का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है एंड फाइनली एक अपील फाइल की गई इन द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। फाइनली 12 ऑफ अक्टूबर 1976 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बहुत ही कमेंडेबल जजमेंट पास किया। इन दिस हाईली अप्रिशिएटेड जजमेंट, द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट sentenced Ganpat for 5 years of imprisonment and Tukaram for 1 year of imprisonment. Okay, the Bombay High Court held both the policemen guilty, और यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्रिएट की बिटवीन एक्टिव कंसेंट एंड पैसिव सबमिशन। एंड अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, मथुरा का जो एक्ट था वो एक्टिव कंसेंट नहीं था। मेयर द फैक्ट दैट मथुरा की बॉडी पर, विक्टिम की बॉडी पर कोई इंजरी मार्क नहीं थे, दैट डजंट मीन कि उसने एक्टिव कंसेंट दिया फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट वाज जस्ट अ पैसिव सबमिशन, यानी उसने डर के खुद को सबमिट कर दिया टू द एग्रेसर्स, बिकॉज शी वॉज जस्ट अ 16-year-old गर्ल, एक टीनेजर थी, और एग्रेसर्स 2 पुलिस वाले थे। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इट वॉज पैसिव सबमिशन, नॉट एक्टिव कंसेंट। सो हियर Bombay High Court judgment was highly appreciated, but the accused persons went on a further appeal in the apex court, the Supreme Court of India. Then what happens next is कि Supreme Court of India से, भारत के उच्चतम न्यायालय से, हम सभी को, accused को भी, accused persons से ज़्यादा victim को भी और इस सोसाइटी को भी बहुत उम्मीदें थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स किया, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को
वापस से रिस्टोर किया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 1978 को एक बहुत ही हाईली क्रिटिसाइजेबल जजमेंट पास किया। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैं कोट करना चाहूंगा, जब जजेस ने कहा दैट मथुरा मस्ट हैव कंसेंटेड बिकॉज शी डिडंट स्क्रीम्ड एंड देयर वॉज नो विजिबल ब्रूजेस ऑन हर बॉडी। मीन्स अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, मथुरा ने शायद उस इंटरकोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह तो माना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मथुरा ने उसका कंसेंट दिया होगा क्योंकि वो चिल्लाई नहीं और उसकी बॉडी पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे। यस, इस जजमेंट में जस्टिस एडी कौशल की एक स्टेटमेंट कोट करना बहुत जरूरी है। जब जस्टिस एडी कौशल ने कहा दैट नो मार्क्स ऑफ इंजरी वर फाउंड ऑन द पर्सन ऑफ द गर्ल आफ्टर द इंसिडेंट एंड देयर एब्सेंस। ओके, नो मार्क्स ऑफ इंजरी वर फाउंड ऑन द पर्सन ऑफ द गर्ल आफ्टर द इंसिडेंट and their absence goes a long way to indicate that alleged intercourse was a peaceful affair and that the story of a stiff resistance having been put up by girl is all false. Means according to the judges, क्योंकि गर्ल की बॉडी पर, विक्टिम की बॉडी पर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, इसलिए जो भी हुआ वो एक पीसफुल अफेयर था और जो स्टिफ रेजिस्टेंस की स्टोरी विक्टिम बता रही थी वो झूठी है, बिकॉज देयर वॉज नो कॉरोबोरेशन ऑफ एविडेंस अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। इन रिस्पॉन्स टू दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पूरे देश में बहुत सारी कैंडल लाइट मार्चेस निकली, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और फाइनली एक ओपन लेटर लिखा गया टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस ओपन लेटर को दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 लॉ प्रोफेसर्स ने लिखा, जिसमें से एक प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी भी थे, हु हैज बीन द डीन ऑफ द कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी। उपेंद्र बख्शी सर की बहुत सारी बुक्स आप लोगों ने भी जरूर पढ़ी होंगी अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर्स हैं। इस ओपन लेटर में बेसिकली उपेंद्र बख्शी, वसुधा धगमवर, रघुनाथ केलकर एंड लोथिका सरकार, ये चारों के प्रोफेसर्स थे जिन्होंने ओपन लेटर लिखा। ऑन दिस लेटर, द लेटर डेटेड 16 सितंबर 1979, दे प्राइमरली पुट 4 डिफरेंट प्रेयर्स। वो 4 प्रेयर्स थी दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी शिफ्टेड from victim to accused in the rape cases. Second, harsher punishment for rapes. Third was a law that should prohibit from publishing the real name of the rape victim. Rape victim का असली नाम आज आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पर कर सकते थे। लाइक निर्भया रेप केस, निर्भया 2012 दिल्ली गैंग रेप केस की विक्टिम का असली नाम नहीं है, कोर्ट गिवन नेम है, लेकिन मथुरा रेप केस की विक्टिम का असली नाम ही है। तो ये लॉ भी मथुरा रेप केस के आफ्टर मैथ में ही आया कि किसी भी रेप विक्टिम का नेम आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं। लाइक मथुरा रेप केस, दामिनी रेप केस, ओके, इन ऑल दीज केसेस द नेम, द निर्भया केस, द दामिनी नेम, द निर्भया, ऑल दीज आर कोर्ट गिवन नेम, नॉट द रियल नेम ऑफ द विक्टिम्स। ओके, एंड ऑल्सो इन दिस ओपन लेटर इन्होंने प्लीड किया कि जो 2 फिंगर टेस्ट है वो बिल्कुल एब्सर्ड है और उसको परफॉर्म करने से बैन कर दिया जाए। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप सभी लॉ में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर इस ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जरूर पढ़िएगा, जो कि मथुरा रेप केस में प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी और उनके साथियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखा था। ऑल्दो इट इज ट्रू कि सुप्रीम कोर्ट नेवर एंटरटेन्ड दिस ओपन लेटर। ये ओपन लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने कभी एंटरटेन नहीं किया, इसको कभी एक पिटीशन के तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फाइल नहीं किया। लेकिन जिस तरह अगर आपकी बात मम्मी ना सुने पापा सुने तो भी बात बन जाती है, अगर पापा ना सुने मम्मी सुने तो भी बन जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस ओपन लेटर को नहीं सुना, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट को एडहेयर किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। एंड फाइनली इंडिया में एक पहला मेजर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया आईपीसी में रिलेटेड टू रेप लॉज। यस, यू ऑल आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 जो कि इस ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एंड मथुरा रेप केस के सुप्रीम कोर्ट के पास किए गए एक एरोनियस जजमेंट का, एक गलत जजमेंट का डायरेक्ट रिफ्लेक्स एक्शन था, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट
द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन पीनल कोड, इन तीनों ही लॉज में मैमथ चेंजेस आए। उन सभी चेंजेस को मैं ब्रीफ में डिस्कस करने वाला हूं। द फर्स्ट चेंज वॉज इन सेक्शन 114A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1972। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के में एक नया सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 114A। और इस सेक्शन ने, सेक्शन 114A ने, सेक्शन 114A ने शिफ्ट कर दिया बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम द विक्टिम टू द एक्यूज्ड इन केसेस ऑफ रेप। रेप के केसेस में अब बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर होगा, और अगर विक्टिम ने कहा है कि उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो रेप था, तो फिर कोर्ट को यह मानकर चलना पड़ेगा कि वो रेप ही था। इट वॉज नॉट अ कंसेंजुअल सेक्सुअल अफेयर। नो कॉरोबोरेशन ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड। कॉरोबोरेशन ऑफ एविडेंस मतलब एक सपोर्टिंग एविडेंस। मुझे अगर अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए हो तो उसको मैं बोलता हूं कॉरोबोरेशन। सो कॉरोबोरेशन ऑफ एविडेंस इन रेप केसेस इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ सेक्शन 114A टू द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 114A सिंपली ये कहता है कि अगर एक लेडी कोर्ट में ये बोलती है कि उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो रेप था, और मेडिकल एग्जामिनेशन में इतना प्रूव हो जाए कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, तो कोर्ट मानकर चलेगी कि वो रेप ही था। अपार्ट फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 में मेजर चेंजेस आए। कस्टोडियल रेप को एक अलग ऑफेंस के तौर पर सेक्शन 376 में ऐड किया गया विद अ मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 7 ईयर्स। इसके अलावा 376 में ही कुछ सब सेक्शंस भी ऐड किए गए, लाइक 376A ऑफ द आईपीसी which is related to intercourse by a man with his wife during separation. 376B which is related to intercourse with a public servant by a public servant with a woman in his custody. एक वुमेन जो कि एक पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में है, अगर वो उसके साथ रेप करता है तो 376 इज इंटरकोर्स बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल और सुपरिटेंडेंट ऑफ रिमांड होम बाय द पीपल हु आर अंडर हिज कस्टडी, एंड 376D इज गैंग रेप। इसी अमेंडमेंट के जरिए प्रोहिबिट कर दिया गया किसी भी रेप विक्टिम का नेम पब्लिश करने से, एंड इसको भी एक क्राइम बनाया गया अंडर द इंडियन पीनल कोड। सो ऑल दीज वर सम चेंजेस दैट वर बॉट बाय 1983 अमेंडमेंट ऑफ 1983 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। लेकिन गाइस एक बात बहुत सोचने की है कि क्या हमारे देश में पार्लियामेंट या फिर जुडिशरी की आंखें तभी खुलती हैं जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है। क्रिमिनल लॉ में क्या क्या लूप होल्स थे ये हमको पता चला मथुरा रेप केस के जजमेंट के बाद, और उन लूप होल्स को फिलअप किया गया बाय 1983 अमेंडमेंट। लेकिन लूप होल्स अभी भी बच गए थे। उन लूप होल्स का हमें पता चला दिसंबर 2012 दिल्ली गैंग रेप केस के बाद, जब वो 17.5 ईयर्स का माइनर एक्यूज्ड, जो कि अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट निर्भया की बॉडी पर, अब मैं निर्भया रेप केस पर आ गया हूं। निर्भया रेप केस इज अ रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ द मथुरा रेप केस ओनली। निर्भया रेप केस में जो 17.5 ईयर ओल्ड का टीनेज माइनर एक्यूज था, वो सिर्फ 3 साल का करेक्शनल होम में अपना टेन्योर काट कर वापस आ गया, बट रियल जस्टिस कुछ और ही था। उसको वो रियल जस्टिस नहीं मिला। वाई? बिकॉज देयर वर सर्टेन लूप होल्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिनको फिलअप किया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2012 से। So it is something which we need to think deeply कि क्या इस तरह के इंसिडेंट्स ही हमको हमारे लॉ के लूप होल्स को सामने लेकर आएंगे। Guys, with this I am coming to the end of this small video. I hope it was informative. बहुत कुछ आपको समझ में आया। I will meet you in another class जिसमें हम निर्भया रेप केस को डिस्कस करेंगे, और उसकी लाइट में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को भी डिस्कस किया जाएगा। Till then, bye bye. Take care and always remember that a sound mind dwells in a sound body. तो अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। Do subscribe to the Legal Science platform, hit the bell icon and share this video if you deem it worth sharing. Bye bye.